अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोरा के साथ मैं हूं असदरीन खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें, उनके चाहने वाले एक बार फिर ज़रा डिस्मे हुए कि अगर गुज़िश्ता हफ्तों ऐसा नुमाया हो रहा था कि जो इन दो सियासी जमातों के बीच खला थी वो पुर होने को जा रही है, जो एक तरह से दूरी थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात की थी पार्लियामेंट हाउस में, और याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात की थी और पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से ये भी कहा गया कि अब जितने भी हमारे रुकने कौमी असम्बली हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के डिस्पोजल पर हैं और इसको हमने साथ लेके चलना है इस तमाम कार्रवाई को हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी का जो रेटरिक था वो एक बार फिर अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को निशाना बना रहा था, थोड़ा सा पलट के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया। अब इसमें शायद खकान अब्बासी साहब कुछ हॉकिश साइड पे ही रहे हैं। उन्होंने तब भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं करेगी हम उनको PDM में वापस आने नहीं, अगर आने नहीं देंगे उसको फिर भी कंसिडर करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिजर्वेशंस को दूर करें। लेकिन जो दूसरा विंग है, जो आप चलें उसको प्रो मुफाहमत वाला विंग कह दें, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं और उनके कुछ करीबी एसोसिएट्स हैं, उनका ये रवैया नहीं था। उन्होंने ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अवामी नेशनल पार्टी के साहिबान की तरफ भी हाथ बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद या तो शायद खकान अब्बासी साहब कुछ कह देते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर कुछ कह देती थी, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो हॉक्स वाला विंग था उसके जवाब में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जारहाना हो गई। तो जनाब शराजी साहब, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग बहुत देर से कहते थे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे ये सब मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब एक ही आवाज़ में बात करेंगे और ये सब अपने जो लूटा हुआ एक पैसा, ये आपको पता है सर PTI का बहुत देर से एक रेटरिक चलती आ रही है, हम लूटी हुई दौलत को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब तो सर ना इकट्ठे हैं, ना मुतहद हैं, ना यकजहत हैं, किस तरह देखते हैं इसको? बस ये पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिलखुसूस हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके रवैये बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म के हैं। या तो ये इंतहा की नफ़रत करते हैं दूसरे से, या फिर इंतहा की मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा सा तारीख़ पर नज़र डालें तो मेरे ख़्याल में आप देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बने थे उसके बाद वो खुद साख्ता जला वतनी में चली गई थी, तो यकीनी तौर पर उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही जमात इक़्तिदार में थी और उसी दौर में वो केसेस बने। और कहा जाता था कि उनकी एक पेशी लाहौर में होती थी तो अगले दिन उनको कराची जाना पड़ता था, फिर उससे अगले दिन फिर कहीं लाहौर किसी मुकदमे में उनको पेश होना पड़ता था। तो उनको उस तरह एक तरह से घुमा के रखा गया था। और फिर ये दोनों जमातें थीं कि 2008 के इलेक्शन में आपको याद होगा मुशर्रफ के बाद दोनों शराकत इक़्तिदार में चली गईं। गोया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के हुकूमत बनाई, अगरचे वो ज़्यादा देर नहीं चली। तो ये बड़े दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ आप एक दूसरे के खिलाफ इतने आगे चले जाते हैं कि आप ज़मीन तंग कर देते एक दूसरे के लिए, और दूसरी तरफ आप एक साथ बैठ जाते हैं। तो मेरा ख्याल में यही बुनियादी वजह है कि जब कहीं मौका आता है, जब कहीं क्राइसिस इनके ख्याल में पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप होते हैं, तो ये तमाम इस तरह की चीज़ों को भुला के फिर कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कहीं जो DNA के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुखालफत है वो तो बहरहाल मौजूद है। तो जब लगता है कि या तो वो एक दूसरे के साथ कोई कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, या एक जमात को लगता है कि अगर वो किसी के साथ 2-4 कदम आगे चलेगी तो उससे उसको सियासी नुकसान हो सकता है, या किसी एक जमात को लगता है कि उसको फ़ायदा कहीं दूसरी तरफ जाने में है, तो फिर राहें जुदा करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते। और हमने अभी तक यही देखा है कि ये दो जमातें बिलखुसूस वक्ती तौर पे तो कहीं खड़ी हो जाती हैं और नैरेटिव ये बनाया जाता है कि मुल्क के वसीतर मफाद में अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत को लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अच्छा, मैं जनाब जो इस पर आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए भी एक तरह से ये कैच 22 सिचुएशन है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान का भी ये बहुत देर से कहना कि हमें पीपल्स पार्टी के साथ कोई बहुत ज़्यादा कुर्बत नहीं वाजे करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने शराजी साहब तारीख का हवाला दिया, हम एक डिस्टिंक्ट सियासी जमात हैं और हमने पीपल्स पार्टी की भरपूर मुखालफत की है 90 की दहाई के थ्रू आउट, और आप तो जानते हैं सर 2008 के बाद भी, चाहे वो डॉक्टर आसिम का केस हो, चाहे आसिफ जरदारी साहब के मुतालिक बयानात हों, चाहे पीपल्स पार्टी के कुछ फैसले हों जो उन्होंने पंजाब में, आपको याद है, गवर्नर ज़रूर लगाया था 2009 में, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो सियासी करियर था उस पर भी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी। तो उस सब को सामने रखते हुए जो वोटर है, चाहे पीपल्स पार्टी का हो चाहे PMLN का हो, शराजी साहब, वो नहीं रिजेंट करेगा कि आप बिल्कुल ही एक ही बन गए हैं। बेशक वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुखालफत करते हो, लेकिन आपको फिर भी अपना जो इनफरादी मौक़िफ़ है उसको तो बरकरार रखना चाहिए। तो इसको, इस टेंशन को नेगोशिएट किस तरह करें कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अपोजिशन भी करनी है, लेकिन साथ में एक दूसरे से भी नज़रियाती तौर पर एक जो तफरीक है उसको मेनटेन करना है। नहीं, मेरा ख्याल में अगर देखा जाए असद, तो इसके बावजूद कि दोनों जमातें एक ही प्लेटफार्म पे नज़र आईं, दोनों जमातें कहीं ना कहीं शरात इक़्तिदार के फार्मूले में भी गईं, दोनों जमातें जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया, लेकिन साथ साथ उनकी क़यादत हमेशा ये भी कहती रही है कि इंतखाबी सियासत के अंदर कोई इत्तेहाद नहीं है। गोया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को मुखालिफ वोट इलेक्शन लड़ेंगे, और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम कहीं इंतखाबी सियासत के अंदर भी इस इत्तेहाद को लेके चलेंगे। लेकिन मेरा नुक्ता यह है कि बुनियादी तौर पे ये दो बड़ी जमातें कि जो समझती हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल स्पेस है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नहीं है बल्कि किसी और के पास है। मुल्क के अंदर डिसीजंस कहीं और होते हैं। सियासतदानों के लिए वो जो रिक्वायर्ड स्पेस है, जो उनकी जो ड्यू स्पेस है, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, उसे वापस लेना है। गोया के पार्लिमान को एम्पावर करना है, फैसले वहाँ पे होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करना है, फैसले वो करे, लीडिंग रोल में वो नज़र आए, कहीं से डिक्टेशन नहीं आनी चाहिए, कोई इदारे इस तरह डोमिनेट ना करें। तो मेरा ख्याल में वो जो एक बिगर गोल लेके चलती हैं ये दो जमातें, उसके अंदर भी हमें लगता है कि फिर उस गोल को, अगरचे बड़ा अच्छा गोल है, हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर पार्लिमानी डेमोक्रेसी है तो पार्लिमान ही सबसे बड़ा फोरम है, और वहाँ पे वो मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हों या खारजा पॉलिसी के मामलात हों, उसी पार्लिमान को डिसाइड करने चाहिए। तो फिर ये तो एक बड़ा नोबल कॉज है, बड़ा एक अच्छा गोल है, डेमोक्रेटिक गोल है, लेकिन उसमें भी दोनों जमातें अब तक की जो इम्तिहान है उसमें बुरी तरह फेल हुई हैं। गोया कि एक मोमेंटम ज़रूर बनता है, एक उस चार ज़रूर होती हैं दोनों जमातें, लेकिन फिर आगे चल के जो सियासी मफादात हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है। हर जमात फिर मेरा ख्याल में या तो कोशिश करती है कि वो जो सिस्टम चल रहा है जिसके ज़रिए इक़्तिदार में आया जा सकता है उस सिस्टम के करीब हो जाए, उन लोगों के करीब हो जाए, और दूसरी जमात के लिए जो है वो रास्ते बंद करने की कोशिश करती है। तो अब तक तो हमने यही देखा है 2008 के से लेके 2021 में जहाँ आप बैठे हैं, इस दौरान जितने पॉलिटिकल क्राइसिस आए हैं, जब सियासी जमातों पे इम्तिहान आया तो वक्ती तौर पे तो हमने देखा है कि जज्बाती एक अंदाज में एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन जैसे जब आगे ट्रेन चली है सियासी, उसके बाद आपने देखा है कि ट्रेन के डब्बे खाली होते गए हैं। तो ट्रेन बजाय मंजिल पे पहुंचने, मंजिल से पहले उसके सारी बोगियां खाली हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे लगता है कि फिर सियासी जमातें कहीं अवाम के साथ नहीं खड़ी, वो उस गोल को अचीव नहीं करना चाहती, बल्कि एक ऐसा प्रेशर डेवलप करती हैं उन इदारों के लिए या उन मुक़्तदर हलकों के लिए कि जो ज़ाहिर सी बात है इस मुल्क के अंदर फैसले करते हैं कि अगले 5 साल के लिए किसने इक़्तिदार में आना है। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, वो जमात डील कर लेती है और बाकी जमातें मुँह तकती रह जाती हैं। तो जब तक मौका परस्ताना सियासत को ख़त्म नहीं करेंगे और आप 5 साल की मुद्दत के लिए सोचना बंद नहीं करेंगे और आप ये नहीं सोचेंगे कि इक़्तिदार में एक जमात आती है दूसरी आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमने पार्लिमान को स्ट्रेंथन करना है, तो फिर हम इस तरह की मुहब्बतें भी देखते रहेंगे और इस तरह की नफ़रतें भी देखते रहेंगे। ज़ाहिर सी बात है आज कश्मीर के अंदर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, गोया के लोगों के लिए बड़ी एक अजीब सी बात लग रही है कि नून लीग ना तो इक़्तिदार में है, ना कोई ऐसी उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए गरां गुजरे उसे। तो फिर उसकी क्या वजह है कि आप अपने निशाने पे जहाँ पे PTI को रख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप नून लीग को रख रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। अगर पीडीएम का फोरम डिलीवर नहीं कर सका तो मेरे ख्याल में ताली दोनों हाथों से बजी है। आप इसमें किसी एक जमात को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। नहीं, तो इसमें सर क्या शाहिद खकान अब्बासी साहब की तनकीद तामीरी है जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ ये इस वजह से कर रही है कि हमने पीएम से बाहर निकाला था? याद रहे कि पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी अपने खदशात का इजहार कर चुकी थी बहुत देर पहले, और अवामी नेशनल पार्टी तो इस बात को तस्लीम भी नहीं करती कि हमें निकाला गया था। वो तो कहते हैं हम खुद गए थे, हम तो मुस्ताफ़ी हुए थे और हम अभी भी पीडीएम में वापस शामिल होना भी नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ है। तो क्या पीएमएलएन का कहना जायज़ है सर? क्या कहते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि खाकान अब्बासी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको बड़ा एक मैच्योर सियासतदान तस्वुर किया जाता है, लेकिन इन मामलात पे जब भी वो रिएक्ट करते हैं तो बड़े जज्बाती अंदाज में करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उनको पीडीएम से निकाला गया है। अगर पीडीएम से आपने निकाला उस जमात को तो इस वक्त पीडीएम का हाल क्या है? क्या आप वो गोल अचीव करने जा रहे हैं जो आपने सेट किए थे? क्या आप वो राह अख्तियार कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आप पीपल्स पार्टी या एएनपी या दीगर जमातों को मजबूर कर रहे थे, गोया के इस्तीफे देना, गोया के लॉन्ग मार्च करना, धरना देना? क्या आप उस राह पे चल रहे हैं? अगर आपने वो राह तर्क कर दिए तो फिर पीपल्स पार्टी को तो बुरा भला ना कहें। गोया के जो गोल्स आपने खुद सेट किए थे आप उनके साथ खुद सिंसियर नहीं है और आप गिला कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का और ये कह रहे हैं कि शायद हमने उनको निकाला है। लेकिन वो इत्तेहाद से निकली है तो आज उस इत्तेहाद का हाल भी आपके सामने है, वो बेअसर होकर रह गया। लेकिन इस सब के दौरान जो पीएमएलएन के नायब सदर हैं उन्होंने कोई बराह रास्त हमला नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। अगर किया तो दबे हुए अल्फाज के जरिए, और फिर पीपल्स पार्टी के लीडर भी कहते थे कि जी अगर आपने बात करनी है तो आप हमारे नायब सदर से बात करें, मैं तो आखिरकार को चेयरपर्सन हूँ। तो सर क्या कोई मुफाहमत की गुंजाइश है? और ये भी अजीब लगता है ये कहते हुए कि दो अपोजिशन की जमातों के बीच मुफाहमत होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जरदारी साहब का तो फार्मूला आपको पता है, परवेज़ इलाही साहब भी साथ होते थे, संध्यार वली साहब होते थे, जो हमारे एक लंदन ग्रुप के शख्स हैं जिनका नाम अपने जी चैनल्स पे लिया नहीं जा सकता और जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है, वो हुआ करते थे। तो सर रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द टू अपोजिशन पार्टीज एंड विल इट सर्व अ पर्पस? क्योंकि इंतखाबात अब करीब तो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, क्या कहते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता, और मेरा ख्याल में फ्यूचर में हमें नज़र भी ऐसा आएगा कि दो जमातें अब एक दूसरे के साथ हरगिज़ खड़ी नहीं होंगी। मेरा ख्याल में पीडीएम के फोरम पे दोनों ने एक दूसरे के नर्व्स को, दूसरों ने एक दूसरे की सोच को जांच लिया है, समझ लिया है, उसको बर्दाश्त कर लिया है। मैं नहीं समझता कि आसिफ अली जरदारी साहब लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब की डिक्टेशन उनके मशवरों के साथ जाएंगे, और कहीं ना कहीं लगता यह है कि मुलाकातें भी ऐसी कुछ हुई हैं। बट सर उनका बेसिक कहना है कि जी आप वापस आ जाएं, तो ये वापस क्यों नहीं आते? होना तो वो तो कहते हैं मैं तो बैठा हुआ हूँ, ओमनी ग्रुप हो गया, जरदारी ग्रुप हो गया, फेक अकाउंट्स हो गया, क्या नहीं हुआ, लवाई साहब वापस आ गए। सर ये जो फहरिस्त है केसेस की, वो कह रहे हैं मैं उनको भुगत रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए, अगर रिबेलियन को लीड करना चाहते हैं आए। असद हम कई दफा ये बात कर चुके हैं कि जो राह नून लीग अपनाना चाहती है जी, पीपल्स पार्टी उन रास्तों से होके आ चुकी है और उन रास्तों पे चलने का मजा भी चख चुकी है, उनके लिए कोई नई राह नहीं है। अच्छा सर, तो ये समझने की जरूरत है कि मियाँ साहब और मियाँ साहब तो फिर बाहर बैठे हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर रहते हुए ये राह अपनाई भी है। लेकिन उसी पे सर आपसे उसी तरह का एक बुनियादी सवाल है, और ये मैं कहता हूँ लाहौर में बैठे हुए जो जरदारी साहब ने डोमिसाइल का सवाल किया है, जो बहुत दिलचस्प है कि जी जो अब चलें उसकी गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन सवाल ये है सर कि अदालत उज़्मा ने मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल किया। 1993 का लैंडमार्क फैसला है नवाज शरीफ साहब बमुकाबला सदर पाकिस्तान, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ना सिर्फ फारिग किया, उनको किसी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ने वापस उनको नहीं लाए जब तक नवाज शरीफ साहब का प्रेसिडेंट भी बन गया था, उस पॉइंट तक भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वो वापस नहीं लाए। हम इस शो पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 90 की दहाई और 2000 की दहाई में भी परवेज़ मुशर्रफ साहब की आमरीत के वक्त भी कितना जुडिशल रिलीफ मियाँ साहब को मिलता रहा। अगर उनको हाईजैकर करार दिया गया था तो 5 रुकनी बेंच ने उसको उसी डेजिग्नेशन से उनको बाइज्जत बरी किया। तो सर डोमिसाइल्स में कोई आपको नज़र आ रही है कोई डिफरेंस? अनवर मजीद साहब को अभी तक इस मुल्क में रखा हुआ है आपने, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर भी चले गए और बात भी ख़त्म हो गई, क्या कहते हैं? वो असद अब वो कहते हैं ना कि लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल से ले के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी तक, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत
और उस दौरान जैसे आपने कहा कि उनकी हुकूमतों को बरतरफ करना और फिर उनको अदालतों से रिलीफ ना मिलना, या आज हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ का बैरून मुल्क चले जाना और आसिफ जरदारी साहब को बीमारी की हालत में भी अदालतों में पेश होने पर मजबूर करना, तो मुझे नहीं लगता कि सारी बात इत्तफाकन है। ये इत्तफाकन नहीं है। ज़ाहिर सी बात, अगर वो कहते हैं कि उनके और मियाँ नवाज शरीफ साहब के डोमिसाइल में फ़र्क है, तो फिर हमें लगता है कि माजी के जितने भी इक़दाम हैं और जितनी ट्रीटमेंट हैं वो बताती यही है कि अगर आप का ताल्लुक़ कहीं पंजाब से या अदर दैन सिंध है तो आपके लिए ट्रीटमेंट कुछ अदरवाइज़ है, और अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके लिए शायद मामला कुछ और तरीके से होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये बात ऐसे हम इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे नहीं ले सकते, क्योंकि माजी में होने वाले जितने भी इक़दाम उनकी लंबी तारीख है और वो एक ख़ास पैटर्न के साथ हो रहे हैं। जब ख़ास पैटर्न के साथ हो रहे हों तो फिर लगता है कि इत्तफाकन नहीं है, एक सोची समझी साजिश। जब आप इत्तफाकन कहते हैं शराजी साहब, तो ये हसीन इत्तफाक वाला इत्तफाक है या इत्तफाक फाउंड्रीज वाला इत्तफाक है? आप इसको जो मानी पहना लें आप। चलें ठीक है, वक्फा लेते हैं, वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक टू दो राय। बहुत देर से जो अफ़गानिस्तान में तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है उस पर इसी प्रोग्राम पर डिस्कशन तो की, चाहे वो खाना जंगी के इम्कानात हों, चाहे जो एक अमन का मुआहदा अमरीकी हुकूमत और अफ़गान तालिबान उसकी तरफ बढ़े और उसमें अफ़गान हुकूमत जो कि अशरफ गनी साहब के मातहत है उसका क्या मुस्तकबिल होगा, उस पर भी बात की। लेकिन इस पर जो एक बुनियादी सवाल हमेशा उठता था वो ये था कि बाइडन इंतज़ामिया ने कोई ख़ास तरजीह नहीं दी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ऐसे या तो बात करने की या रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करने की, और उसी वजह से अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि हुकूमत वक्त अपनी पोजीशन को खो बैठ रही है, लेकिन साथ में जो ब्लिंकन साहब हैं जो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके जो वज़ीर ख़ारजा होते हैं, उन्होंने अब ये भी कहा है कि जो अमेरिका के और पाकिस्तान के जो कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं, जो उनके इंटरेस्ट ओवरलैप करते हैं, वो अफ़गानिस्तान से बढ़कर भी हैं। और कुछ हमारे जो ख़ारजा पॉलिसी के जो तज्ज़ियाकार हैं, जो फ़ॉरेन पॉलिसी को करीब से देखते हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका के मौक़िफ़ में कुछ ना कुछ एक तरह से थौ आया है या नरमी आई है। ज़रा लेकिन सुन लेते हैं जो सदर जुन का कहना और उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब ने फरमाया था। लेट्स लिसन। जब पाकिस्तान को मशवरा देता था तो फिर आवाज़ आ जाती थी इंटरफेरेंस हो रही है। जब पाकिस्तान मशवरा नहीं देता तो आप कहते पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा। अच्छा, मलबे डालने की बात आई तो सारा तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो गया है। तो अफ़गान जिन्होंने फ़ैसला करना है, और जो चौधरी था 20 साल से वो अमेरिका था। अभी तो आप अफ़गानों को अपने हाल पे छोड़ गए कि आपस में लड़ें, ख़ित्ते में सारी बदअमनी फैलेगी तो फैलेगी। यही तो गलती है जो 90 की दिहाई में दुनिया ने की थी और कहा था दोबारा नहीं करेंगे। पाकिस्तान का आज भी वही व्यू है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम करना है। अब याद रहे कि 2003 में एक वाज़े मौका था जो कि अमेरिका के लिए एक मौका था, जब सेक्रेटरी डिफेंस डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जो कि अब दुनिया से रुखसत हो गए पिछले हफ्ते, उनको एक ये बना बनाया हुआ एक मुआहदे का मौका मिला जिसमें आप तालिबान के साथ एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट कर सकते थे। लेकिन तब आपने कहा कि हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, दहशतगर्द हैं, शिद्दत पसंद हैं, इंतहा पसंद हैं। और फिर आपने देखा 2021 तक इस तरह की ना सिर्फ इंसर्जेंसी लेकिन ऑक्यूपेशन भी मज़ीद दबती रही। और अब जो बाइडन का कहना है कि वो अफ़गान नेशनल आर्मी जो कि बिल्कुल हाथ खड़े कर रही है, आउटपोस्ट को अबैंडन कर रही है और बेतहाशा सोफिस्टिकेटेड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स तालिबान के हाथ कर रही है, वो खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और लड़ेंगे। जबकि कोलैप्स ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान बल्कि हिंदुस्तान भी इस चीज़ को तशवीश से देख रहे हैं कि ये कोलैप्स इतना रैपिड क्यों हो रहा है। शराजी साहब, मोईद यूसुफ साहब के मौक़िफ़ पर क्या कहना है आपका? बस मेरा ख्याल में उन्होंने एक पंच लाइन दे दी है कि अफ़गानिस्तान के कज़िये को लेके बहरहाल अमेरिका और इस्लामाबाद की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मामले को जो हल करने के लिए कोशिशें हो रही हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें
कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा माजी में जाता हूँ, और याद होगा आपको कि 2-4 प्रोग्राम्स पहले जब हम जनरल लोधी साहब के साथ भी बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने यही नुक्ता उठाया था कि एक लैंड लॉक कंट्री के अंदर अगर हम 79 की जंग की बात करें, सोवियत जंग की बात, तो क्या मुजाहिदीन ने अकेले उस वक्त के सुपर पावर को, जिसका नाम रूस था, उसको शिकस्त दी? तो जवाब नफ़ी में था। जाहिर सी बात है, अगर उन मुजाहिदीन को सपोर्ट ना मिलती तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि उस वक्त की बड़ी एक एडवांस आर्मी को शिकस्त देते। और आज के दिन भी अगर अमेरिका एक लैंड लॉक कंट्री में इन इंतहा पसंदों को शिकस्त नहीं दे सका, और आज इंतहा पसंद वहाँ पे अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या ये कामयाबी उन्होंने अकेले हासिल की इतनी बड़ी ताकत के ख़िलाफ़? यही सवाल है ना। तो मेरा ख़्याल में यही हमें सोचना और समझना और देखना पड़ेगा कि वो अमेरिका के जो 9/11 के बाद जहाँ पे इंतहा पसंदी को ख़त्म करने आया, और होना तो ये चाहिए था कि माजी का जो पार्टनर पाकिस्तान, जिसने उस वक्त रूस को शिकस्त देने में भी एक कलीदी रोल अदा किया, उसको अगरचे NATO इत्तेहादी का दर्जा दिया गया, उस मुल्क को कहीं इम्प्रेशन दे दिया गया कि वो फ्रंट लाइन स्टेट है और उसकी मदद से ही इस जंग को जीता जा सकता है। लेकिन ये बहरहाल एक तल्ख हकीकत है कि 9/11 से लेके आज तक के दिन दोनों मुल्कों के दरमियान, बिलखुसूस हम पाकिस्तान और अमेरिका की बात करते हैं, कि एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट था, और ये जो बदएतमादी थी वो बिला वजह नहीं थी। यकीनी तौर पे अमेरिका इस खित्ते के अंदर इस जंग को ज़रूर जीतना चाहता था, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को वो स्पेस देने के लिए, पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। और पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर सी बात है इस बात को बड़े बेस्ट वे में रीड किया कि अगर आगे चल के अमेरिका यहाँ पे कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स तो शायद बिल्कुल ना हो, नई मुश्किलात, नए मसाइल ज़रूर पैदा हो सकते हैं। तो आज आपने देखा है कि उसका शाखसाना कि ये 20 बरस की जंग के बाद दुनिया की बड़ी ताकत आज वहाँ से नाकाम लौट रही है, और वो भी इतनी उजलत में कि बगराम एयर बेस को रात के अंधेरे में खाली कर दिया जाता है, और वहाँ अफगान फोर्सेस को भी नहीं बताया जाता कि आपने अब इसको संभालना है, और वहाँ पे लूट मार का एक बाज़ार देखने को मिलता है। ये वही तस्वीरें हैं जब रूस की फ़ौजें वापस जा रही थी और नाकारा मशीनें, टैंक और क्या कुछ खड़ा था, और वहाँ पे उस वक्त के जो ग्रुप्स थे उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। आज तारीख़ उसी अपने आप को फिर से दोहरा रही है। कितने ज़्यादा बुश इंतज़ामिया के सीनियर लोग हैं जिन्होंने अब जाके अपने मेमोइर्स में, अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ में कहा है कि हमें तो हैरत हुई थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो सारी रेजीम थी उन्होंने कितनी जल्दी कहा कि जी वी आर विद यू, सर आंखों पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? आपने ड्रोन स्ट्राइक्स के ज़रिए हमारे अपने बच्चों को दाता खेल में मारा। आपने रेमंड डेविस जैसे लोगों को कहा कि ये आपके सफ़ीर हैं, जब उनके जो करतूत थे वो सबके सामने हैं। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी बात शराजी साहब, लोग एबटाबाद की बात करते हैं, वो शायद भूल जाते हैं सलाला में क्या हुआ था सर। सलाला में आपने जो हमारे अपने अफवाज पाकिस्तान के आपने जवानों को शहीद किया था, जिसकी आज कोई बात नहीं करता, वो क्या वो ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज थी जिसमें जितनी भी उसके बाद आपने इंक्वायरीज बैठाई हैं उसमें था कि ये वाजे है, नुमाया है, अमरीकियों के पास ये इंटेलिजेंस थी कि दीज आर पाकिस्तानी सोल्जर्स। आपने बड़ी ऑब्फस्केशन की, अंगूर अड्डा की बातें की, मुस्तकिल आपने बातें की, ये चीज़ भी वाजे हो गई है। और उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने वो हाफ अपॉलॉजी दी थी, और उसके बाद आप फिर से आपने ताल्लुकात अपने बहाल कर दिए। तो अब जाके कहना कि जी पाकिस्तान का ये दोगलापन था, ये डबल गेम खेल रहे थे, बड़ा अफसोस होता है सर। बात ये है, आप एक मुल्क में गए, आपके कोई ना तो आपके कोई मकासद थे, ना कोई ऑब्जेक्टिव्स थे, हुकूमत उधर गिरा के फिर आपने इंसर्जेंसी वहाँ भुगतते रहे। और सबसे बड़ी बात शराजी साहब, तमाम अस्करी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की आपने, काउंटर इंसर्जेंसी, मुफाहमत, वो जो रात को फिर दे वुड किक डाउन डोर, सब कुछ इस्तेमाल करके आप नाकाम हुए। यहाँ से अब चले जाएं, इस खित्ते से चले जाएं, इस खित्ते को बख्श दें और अफगानिस्तान में एक तरह से इस्तेहकाम को आने दें नेगोशिएटेड सेटलमेंट के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरा ख्याल में। और आप एक वाकया भूल गए हैं कि जो बलूचिस्तान की सरजमीन पे मुल्ला मंसूर को ड्रोन अटैक पे मारने का था, गोया कि आप डे फर्स्ट से पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं थे।
हमसे आपका तकाजा था कि पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, मूवमेंट के बारे में बताएं शिद्दत पसंदों की, और जब हमारे मुल्क के अंदर कोई मूवमेंट होती थी तो आप ये फैसला खुद करते थे और ख़ुद आप टारगेट्स को हिट किया करते थे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे ख्याल में अब यही वो चीज़ें हैं जो अमेरिका के सामने आ रही हैं। और दूसरा ये कि अब एक बार फिर ये जो आप बियॉन्ड अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं ना, जो आपने हवाला दिया है उनके एक स्टेटमेंट का, तो वो मेरा ख्याल में अगर आप फिर से इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं और अगर आपकी चाइना को कंटेन करने की कोई पॉलिसी है और उसके लिए आप बैटलफील्ड इस खित्ते को बनाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब की बार आप पाकिस्तान से ऐसी कोई तवक्को ना रखें। और उस वक्त भी हमने इन गुड फेथ किया था कि हम अफगानिस्तान को रीबिल्ड करना चाह रहे थे, हम अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे थे। हमें पता है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो उसका पहला बेनिफिशियरी पाकिस्तान ही होगा। तो हमने नेक नीति के साथ आपके साथ आगे बढ़े थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है कि कोई नया खेल आप खेलें और उस खेल के अंदर आप पाकिस्तान से कहें कि 24 आवर्स के अंदर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इतना बड़ा शिफ्ट लेके आ जाएं। ऐसे ही है सर। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कुछ डोमेस्टिक पर भी बात करेंगे। कोरोना वायरस की जो चौथी लहर की बात की जा रही है और इसमें जो NCOC का भी बयान है काबिल तवज्जो है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने ये एक अपनी कामयाबी तस्वर की है कि द इकोनॉमिस्ट, जो कि आम तौर पर पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा तनकीद करता है, उसने एक फ़हरिस्त पब्लिश की है कि उन ममालिक जहाँ जल्द अज जल्द कोविड-19 जैसी ज़ालिम वबा के बाद कुछ नॉर्मलसी की तरफ बात बढ़ी है, उसमें पाकिस्तान नंबर 3 पर है। अब इसको इस कामयाबी का ऐलान करते हुए NCOC ने फिर भी एक तरह से इस चीज़ पर कुछ ब्रेक्स दिए हैं, ये कहते हुए कि जो चौथी लहर है वो एक ऐसी वबा जिसने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक गैर मुस्तहकम किया था, हमें कंप्लेसेंट होने का ये मौका नहीं मिल रहा। अभी भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना चाहिए और चौथी लहर के जो केसेस की तस्दीक है उसमें भी एक बार फिर इजाफा हो रहा है। तो इस विजिलेंस को सामने रखते हुए शराजी साहब किन चीज़ों को तरजीह देनी चाहिए, क्या कहते हैं? ऐसा देखते हैं कि तीसरी लहर के बाद जो पाकिस्तान की इस वायरस को मैनेजमेंट करने के हवाले से जो कोशिशें थी उनको हम ज़रूर सराहते हैं। आपने देखा है कि मार्केट्स को बंद किया गया, ईद और ईद से पहले भी मार्केट्स को बंद रखा गया, तो बड़े एक स्ट्रिक्ट जो है वो SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती रही। बीच में मुसल्लह फ़ौज के जवानों को भी बुलाया गया और जहाँ जहाँ कहीं वॉलेशन हो रही थी उसको चेक किया गया, उनको एड्रेस किया गया। तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इस एरिया में तो काफ़ी हमें संजीदा नज़र आई और चीज़ों को बेहतर अंदाज में एड्रेस किया। उसका नतीजा ये निकला कि रिसेंट पास में कहीं तो परसेंटेज 1% से भी नीचे चली गई, जहां 26, 30, 35, 40, 45% तक जो है वो शरह गई है। ये एरिया बड़ा अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन एक एरिया जिसके अंदर अभी तक हम लैग कर रहे हैं वो वैक्सीन का। मेरा ख्याल में हम उस एरिया को बेहतर अंदाज में एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि चौथी लहर लग रहा है कि आ रही है और आगे ईद का भी मामला है, चंद 2 हफ्तों बाद ईद भी होगी, यकीनी तौर पे ईद के इज्तिमात भी होंगे, लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी सही, ज़्यादा एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगी, लोग शहरों को देहातों को आएंगे जाएंगे। तो मेरा ख्याल में उसमें जितने हद तक SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा सकती है उसको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन अभी भी जो हमें फोकस करना चाहिए वैक्सीनेशन के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि 2-3 हफ्ते पहले हमें लग रहा था कि लोग अब कहीं आमादा हो गए हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है उसके अंदर वो कहीं लैग कर रही है। तो बेहतर है कि आप उस एरिया को एड्रेस करें, मुल्क के अंदर वैक्सीन की फरहमी को और वाफिर मकदार में फरहमी को आप यकीनी बनाएं, ताकि इस हवाले से जो अपनी परसेंटेज है हम उसको बेहतर कर पाएँ। और वो जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो यकीनी तौर पर वैक्सीनेशन के थ्रू ही हम अचीव कर पाएंगे। आपने देखा है कि यूरोप के कई ममालिक जहाँ पे 50%, 40% वैक्सीनेशन हो चुकी है, वहाँ पे इवन के मास्क की पाबंदी को भी ख़त्म कर दिया गया है।
और वहाँ पे जो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे भी लोगों का अलाउ किया जा रहा है, वो फुटबॉल मैचेस हों, क्रिकेट मैचेस हों, मार्केट्स हों, सिनेमाज हों, तकरीबन खुल गए हैं। तो मेरा ख्याल में इसी वैक्सीन ने ही डिफरेंस डालना है। तो बेहतर ये है कि हुकूमत जहाँ पे अब तक हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट ने भी हमें अप्रिशिएट किया है और थोड़ा सा हमें नेचर ने भी फेवर किया है, तो अब जिस एरिया में हम लैग कर रहे हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए और अगर वहाँ पे कुछ कमियाँ हैं उसको दूर करें तो मुझे लगता है कि फिर हम इस सारे क्राइसिस से बेहतर अंदाज में आगे निकल जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।